लास्ट वीडियो में मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कंपैरिजन देखा था और हमने ये देखा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे गवर्नमेंट की। आज का हमारा ये वीडियो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का डिफिनीशंस क्लॉज का रहेगा। इस एक्ट को समझने के लिए डिफिनीशंस जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम इस एक्ट के टेक्निकल प्रोविजंस को समझ पाए। तो सबसे पहले हम इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। फिर अगर बात करें डिफिनीशंस की तो इसमें बहुत सारे डिफिनीशंस हैं, लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस को ही देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर कौन होगा। तो सेक्शन 2 के क्लॉज 7 में कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन है जो किसी गुड को परचेज करता है, खरीदता है फॉर ए कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन जैसे कि पैसे दे करके वो कुछ भी खरीदता है, विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड। हो सकता है वो कम्प्लीटली पेड कर दे, हो सकता है वो अगर पार्शियली पेड करता है, या वो प्रॉमिस करता है इन फ्यूचर पेमेंट करने की, तो वो कंज्यूमर हो जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु ऑब्टेन्स सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। लेकिन अगर वो पर्सन कोई गुड को परचेज करता है, खरीदता है इस पर्पस से कि वो उसे रीसेल करेगा, फिर से बेचेगा, या कोई उसका कमर्शियल पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए अगर खरीदता है, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। सेकेंड क्लॉज 7 का जो सेकेंड पार्ट है वो बात करता है अगर कोई पर्सन हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, या तो वो किसी चीज़ को हायर करता है, उधार किराए पर लेता है, या कोई सर्विस को रिसीव करता है फॉर ए कंसिडरेशन, मनी के लिए, जो कि कंसिडरेशन फिर से हो सकता है या तो वो कम्प्लीटली पेड कर दे, या हो सकता है कि वो पार्शियली पेड करे, और या हो सकता है कि इन फ्यूचर वो पेमेंट करने की प्रॉमिस करे, तो वो भी एक कंज्यूमर होगा। इसमें भी वो पर्सन को हम एक्सक्लूड कर देंगे जो पर्सन किसी सर्विस को अवेल करता है फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए अगर किसी सर्विस को रिसीव करता है तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर बात करें इसमें एक्सप्लेनेशन का पार्ट भी अगर देखें तो उसमें क्लियर लिखा गया है द एक्सप्रेशन बाय एनी गुड्स एंड हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज इंक्लूड्स ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। मतलब कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, चाहे वो परचेज का हो, चाहे हायर का हो, चाहे किसी सर्विस का रिसीविंग का हो, तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स पे भी अप्लीकेबल है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन दोनों इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर वो रिसीव करता है या ऑनलाइन वे में अगर परचेज करता है तो कंज्यूमर के कैटेगरी में आ जाएगा। फिर अगर सेक्शन 2 का क्लॉज 8 की बात करें तो कंज्यूमर डिस्प्यूट की बात करता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया है डिस्प्यूट बेयर द पर्सन अगेंस्ट होम ए कंप्लेंट हैज बीन मेड। एक ऐसा डिस्प्यूट जिसमें एक पर्सन जो है कंप्लेंट फाइल करता है, एलिगेशन से लगाता है कंप्लेंट के थ्रू, जो सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है उसके अगेंस्ट, और वो उस एलिगेशन को डिनाई करता है और एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि कंप्लेंट कौन कर सकता है, मतलब कि एक कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है, तो कंप्लेनेंट को
देखें तो कंप्लेनेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में, क्लॉज 5 में, सॉरी। कंप्लेनेंट मीन्स एक कंज्यूमर। सबसे पहली बात तो एक कंज्यूमर इंडिविजुअली एक कंज्यूमर कंप्लेनेंट होगा। सेकेंड, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड एंड अंडर लॉ। अगर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिक्की हो गया जो कि एक एसोसिएशन है, तो एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, अगर कंज्यूमर एसोसिएशन है और वो रजिस्टर्ड है लॉ के द्वारा तो वो भी कंप्लेनेंट हो सकता है। थर्ड, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेनेंट हो सकती है। फोर्थ, सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब है सेंट्रल कंज्यूमर डिस्प्यूट अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और ये सेक्शन 10 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया जो कि 1986 के एक्ट में ये नहीं थे। फिर उसका फिफ्थ, जब एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स जिनका इंटरेस्ट सेम हो, जिनका डिस्प्यूट सेम हो, सब्जेक्ट मैटर अगर सेम है तो उस केस में एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। सिक्स्थ केस, जब एक कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल ईयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेनेंट हो सकता है। सेवेंथ केस, अगर एक कंज्यूमर एक माइनर है, मतलब कि 18 है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसके पेरेंट या उसका लीगल गार्जियन भी कंप्लेनेंट हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ दैट माइनर कंज्यूमर। उसके बाद सेक्शन 2 के क्लॉज 6 की बात करें तो ये कंप्लेंट की बात करता है। मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय ए कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट। तो कंप्लेंट जो होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए और कंप्लेनेंट के द्वारा होना चाहिए, जो कि कंप्लेनेंट की कैटेगरी में ये जो 7 केसेस आ रहे हैं सेक्शन 2 के क्लॉज 5 के अंदर, इन्हीं में से कोई कैटेगरी में फॉल करना चाहिए कंप्लेनेंट। तो वो रिलीफ के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जो कि हमेशा राइटिंग में होना चाहिए वो, और ये चाहे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट हो या अगर जो गुड्स परचेज किया गया है उसमें डिफेक्ट है या कोई सर्विस है जिसमें डिफिशियंसी है या कुछ अगर एक्स्ट्रा चार्ज ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा चार्ज किया जा रहा तो उसके अगेंस्ट है। मतलब अलग अलग केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑथोरिटीज़ को डील करेंगे कि कौन कौन सी ऑथोरिटीज़ हैं, कौन कौन सी ऑथोरिटीज़ इस्टेब्लिश की गई है इस